आज के इस एक्सप्लेनर में हम बैंकिंग का एक ऐसा सच जानने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है। सोचिए, आप बैंक में अपना खून पसीने की कमाई जमा करते हैं। आपको लगता है उस पर थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन फिल्मों का सबसे बड़ा मिथ यही है कि आखिर डिपॉजिटर्स के उस पैसे का सच में होता क्या है। लेट्स डाइव इन। सवाल बहुत सिंपल सा है, डिपॉजिटेड पैसा आखिर जाता कहाँ है? हम सबको आमतौर पर लगता है कि हमारा पैसा बैंक के किसी सेफ से लॉकर में आराम से रखा हुआ है, राइट? पर असलियत उन बॉलीवुड फिल्मों के दृश्यों से बहुत अलग है। ये सच थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, पर बैंक्स आपका पैसा किसी जायंट वॉल्ट में लॉक करके नहीं रखते। वो बड़े बड़े लॉकर्स और मोटी मोटी चाबियां, वो सब बस स्क्रीन के लिए हैं। रियलिटी ये है कि आप जैसे ही बैंक को पैसा देते हैं, बैंक उस पैसे को लगभग तुरंत ही किसी और को लोन पर आगे दे देता है। सेक्शन 1, द प्रॉफिट इंजन, हाउ बैंक्स एक्चुअली मेक मनी। इसे एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपए सेव किए। बैंक ने आपसे कहा, ओके, हम आपको इस पर 4% इंटरेस्ट देंगे। अब बैंक के पास आपके 100 रुपए आ गए। तुरंत बैंक वही 100 रुपए किसी ऐसे इंसान को दे देगा जिसे घर के लिए लोन चाहिए, पर इस बार बैंक उस बोरोवर से 8% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब वो बोरोवर अपना लोन वापस करेगा तो बैंक आपसे किए गए वादे के मुताबिक आपको आपके 4% दे देगा और बाकी बचे हुए 4 रुपए अपनी जेब में रख लेगा। ये 4 रुपए बैंक का प्योर प्रॉफिट है और बस यही पूरे गेम की बुनियाद है, जिसे बैंकिंग की भाषा में इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहते हैं। अगला सेक्शन देखते हैं, आरबीआई रूल्स एंड रिजर्व्स, प्रोटेक्टिंग द सिस्टम। अब यहाँ एक सबसे बड़ा रिस्क है। क्या हो अगर आप अपना 100 रुपए अचानक वापस लेने बैंक पहुंच जाएं और उस बोरोवर ने अभी तक लोन चुकाया ही ना हो? यहाँ एंट्री होती है आरबीआई की। सिस्टम को बचाकर रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्त नियम बनाए हैं। नियम यह है कि बैंक सारा का सारा पैसा आगे लोन पर नहीं दे सकता। उन्हें 4% कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR के रूप में कैश सेफ रखना पड़ता है और 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR के तौर पर सरकार के बॉन्ड्स या गोल्ड में रिजर्व करना पड़ता है। टोटल मिलाकर 22% पैसा बिल्कुल सेफ रखा जाता है और सिर्फ बाकी बचा 78% ही मार्केट में लेंडिंग के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन सोचिए, क्योंकि बैंक के पास आपका सिर्फ एक फ्रैक्शन या छोटा सा हिस्सा ही रिजर्व में रखा है, तो क्या होगा अगर पैनिक फैल जाए और सारे डिपॉजिटर्स एक ही वक्त पर अपना पूरा पैसा निकालने आ जाएं? इसे कहते हैं बैंक रन। ये एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है। ऐसे में एक बढ़िया चलता हुआ बैंक भी कंप्लीटली फेल हो सकता है, क्योंकि किसी भी बैंक के पास एक ही वक्त पर सबको उनका पैसा वापस देने के लिए कैश मौजूद होता ही नहीं है। अगला पॉइंट है द बैड लोन रिस्क व्हेन बोरोवर्स डिफॉल्ट। बैंक रन तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, पर एक ज्यादा कॉमन आफत क्या है? वो है जब बोरोवर्स अपना लोन ही वापस ना करें। जब ऐसा होता है तो इन लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA का टैग मिल जाता है। जब पैसा वापस नहीं आता तो बैंक के पास अपने ओरिजिनल डिपॉजिटर्स को लौटाने के लिए फंड्स ही नहीं बचते। हमने PMC बैंक और येस बैंक क्राइसिस के रूप में ये हालत बिल्कुल रियल टाइम में देखें। ऐसे में आम इंसान फंस जाता है और सरकार को बैंक से पैसा निकालने पर स्ट्रिक्ट विड्रॉल लिमिट्स लगानी पड़ती हैं। सोचिए, आपका ही पैसा पर आप उसे निकाल नहीं सकते। इंडिया में तो बैंक्स इस इंटरेस्ट के डिफरेंस से ठीक ठाक कमा लेते हैं, पर आपको पता है वेस्टर्न यूरोप में क्या होता है? वहां लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स लगभग 0% है। अब जब बैंक के पास ब्याज से कमाने का चांस ही नहीं है, तो उन्होंने नया तरीका निकाला। वहां बैंक्स उल्टा आपसे यानी डिपॉजिटर्स से मंथली अकाउंट मेंटेनेंस फीस चार्ज करते हैं। मतलब वहां बैंक्स को अकाउंट में पैसा रखने का रेंट देना पड़ता है। द हेवीवेट्स, SBI वर्सेस HDFC बैंक। चलिए अब इस पूरी थियरी को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पर अप्लाई करते हैं। डेटा देखिए, दिसंबर 2021 में SBI के पास लगभग 46 करोड़ कस्टमर्स थे, वहीं HDFC के पास थे सिर्फ 6 करोड़। लेकिन वैल्यूएशन देखिए, HDFC की वैल्यूएशन SBI से एग्जैक्टली डबल थी, करीब 8 ट्रिलियन रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि HDFC का प्रॉफिट मार्जिन बेहतर था और सबसे जरूरी बात, उनका ग्रॉस NPA यानी डूबा हुआ पैसा सिर्फ 1.32% था, जबकि SBI का NPA ऑलमोस्ट 4.77% था। इस डिफरेंस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। सरकारी बैंक होने के नाते उनकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें उन प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाना पड़ता है जहां पब्लिक का फायदा हो, भले ही प्रॉफिट उतना ना मिले। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC का फोकस प्रैक्टिकली 100% अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और नंबर्स पर होता है। इसलिए फार फ्यूअर कस्टमर्स होने के बाद भी उनकी वैल्यू डबल है। आखिरी हिस्सा, स्टार्टिंग अ बैंक, द प्राइस ऑफ एंट्री।
अगर इस पूरे प्रॉफिट इंजन को समझने के बाद आपको लग रहा है कि अपना खुद का एक बैंक शुरू किया जाए, तो आपको पता है इसकी मिनिमम एंट्री फीस क्या है? 5 अरब रुपए, यानी पूरे 500 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल चाहिए होती है इंडिया में एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए, और उसके ऊपर से आरबीआई की क्लियरेंस भी। तो अब जब बिजनेस मॉडल पूरी तरह क्लियर हो ही गया है, तो अगला स्टेप बस 500 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है। मजाक से हटकर ये नंबर दिखाता है कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री सच में कितने मॉन्यूमेंटल स्केल पर चलती है। अगली बार जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे या अपना डिपॉजिट देखेंगे, तो आपको पता होगा कि पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। आपका पैसा तिजोरी में आराम नहीं कर रहा, वो मार्केट में घूमकर इकोनॉमी का इंजन चला रहा है। और इस जानकारी के साथ आप बिल्कुल पहले से कहीं ज्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट बन गए हैं।